नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों को रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना की ये लहर बहुत खतरनाक है। इस बार ज्यादा लोग बीमार पड़े, लेकिन हम लोगों ने मिलकर मुकाबला किया। केजरीवाल ने तीसरी लहर को लेकर चेताया, कहा कि अब देश भर में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा है। तीसरी लहर से निपटने को लेकर तैयारी करनी होगी। केजरीवाल ने कहा कि आम दिनों में 150 टन ऑक्सीजन की जरूरत होती थी, जबकि दूसरी लहर में 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। तीसरी लहर आने की उम्मीद सत्य है, इसलिए ऑक्सीजन स्टोर की क्षमता बढ़ाई जा रही है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के 9 अस्पतालों में 22 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट शुरू कर रहे हैं। इन सबकी कुल क्षमता 17 टन है। दिल्ली में 27 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगा दिए जाएंगे। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 84,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 4,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 10 लाख से ज्यादा है। कोरोना मरीजों के ठीक होने के रिकवरी रेट में बढ़ोतरी देखी गई है। 24 घंटे में 1,21,000 मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 11,766 नए मामले सामने आए, जबकि 8,000 कोविड मरीज ठीक हुए और 2,619 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में 24 घंटे में 238 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 24 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब 3,000 से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद। प्रदेश में कोरोना के 463 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 43 लोगों की मौत हो गई। 1,036 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। अब एक्टिव केस 5,000 से ज्यादा। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सेक्टर 8 की डिस्पेंसरी से दुकानदारों और उनके स्टाफ के लिए कोविड टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। कहा कि टीकाकरण के बाद व्यापार में रफ्तार मिलेगी। टीकाकरण के बाद दुकान के बाहर सर्टिफिकेट भी चस्पा किया गया, ताकि लोग निश्चिंत होकर सामान खरीद सके। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि इंडस्ट्री की ओर से डिमांड आई कि उनके लिए भी प्लान किया जाएगा। अंबाला शहर की नई सब्जी में काम करने वाले पल्लेदारों और रेहड़ी संचालकों ने स्वास्थ्य को देखते हुए विधायक असीम गोयल से विशेष प्रयास से वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। नई सब्जी मंडी में आयोजित किए गए वैक्सीनेशन कैंप के दौरान मंडी में काम करने वाले हर व्यक्ति को कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीन लगाई गई। आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल और मायावती की नेतृत्व वाली बीएसपी ने एक साथ सियासी मैदान में उतरने का फैसला किया है। कुल 117 सीटों में से 30 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी और बाकी बची 97 सीटों पर शिरोमणि अकाली दल चुनाव लड़ेगी। ये जानकारी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। सुखबीर सिंह बादल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि दोनों पार्टियों की सोच दूरदर्शी है। दोनों ही पार्टियां गरीब किसान मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई लड़ती हैं। यह पंजाब की सियासत के लिए ऐतिहासिक दिन है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह का एक ऑडियो जारी किया है। इस ऑडियो क्लब हाउस चैट का है। इसमें दिग्विजय सिंह अनुच्छेद 370 पर बात कर रहे हैं। इस ऑडियो में दिग्विजय सिंह कहते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में वापस आती है तो 370 हटाने के फैसले पर दोबारा विचार किया जाएगा। चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। बैठक में कमेटी के स्थायी सदस्य कैबिनेट मंत्री अनूप धानक और मूलचंद शर्मा मौजूद रहे। भारत के स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन के 53 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल में यूक्रेन की क्रिस्टिना बैरेज के खिलाफ उन्होंने एक भी अंक नहीं गंवाया और 8-0 से जीत दर्ज की। 26 साल के विनेश का यह सत्र का तीसरा खिताब है। उन्होंने मार्च में मॉन्टियो पेलिकॉन और अप्रैल में एशियाई चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक भी अपनी झोली में डाला था। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके विनेश फोगाट को बधाई दी और भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने ट्वीट करके विनेश को शुभकामनाएं दी हैं। लिखा कि अब ओलंपिक की बारी है। योगेश्वर दत्त ने ट्वीट कर विनेश फोगाट को बधाई दी। लिखा कि पोलैंड ओपन में महिलाओं के 53 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर विनेश फोगाट को बहुत बहुत बधाई। करनाल में किसानों और सड़क रुक के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए गांवों के लिंक रास्तों पर विकल्प तलाशे, ताकि यूनिवर्सिटी तक पहुंचा जा सके। 5 सड़कें चिन्हित की गई, जिनका पुनर्निर्माण होगा। कुटेल गांव में निर्माणाधीन पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी की सीधी कनेक्टिविटी नेशनल हाईवे से नहीं हुई। रास्ते के लिए चिन्हित कई जमीन की कीमत को लेकर किसानों और सरकार के बीच पेच फंसा हुआ है।
साल 2014 में बीजेपी सरकार बनने के बाद कुटेल गांव में मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण सीएम मनोहर लाल की पहली घोषणा थी। घोषणा के 7 साल बीत जाने के बाद भी इस प्रोजेक्ट को सही दिशा में गति नहीं मिल पाई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से करीब 5 किलोमीटर दूर कुटेल गांव की पंचायती जमीन पर करीब 2000 करोड़ की लागत से मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी निर्माण में प्रथम चरण का काम चल रहा है। कोरोना से ठीक होने वाले गांवों के लिए सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल में उमंग निःशुल्क परामर्श केंद्र बनाया गया, जिसके तहत रोजाना 20 से 30 मरीजों को अलग अलग डॉक्टर्स निःशुल्क परामर्श दे रहे हैं। किसी भी तरह की भ्रमिति को दूर करने के लिए साइकोलॉजिस्ट और डाइट को ठीक करने के लिए डाइटिशियन निःशुल्क परामर्श दे रहे हैं, जो मरीजों के लिए काफी कारगर साबित हो रहा है। दिव्यांग या असमर्थ लोगों के लिए होम आइसोलेशन की हेल्पलाइन नंबर के तहत परामर्श दिए जा रहे हैं। खानपुर में बनाए गए सेंटर में रोजाना 30 डॉक्टर्स का पैनल निःशुल्क परामर्श दे रहा है। सिरसा में पुलिस ने रात में नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया। इस दौरान जाने वाले सभी वाहनों को चेक किया गया। वाहनों में मौजूद चालकों के आने जाने की वजह पूछी गई। बस स्टैंड के बाहर भी पुलिस ने नाका लगाया और आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की। भिवानी में नाइट डोमिनेशन अभियान के तहत एसपी अजीत सिंह शेखावत सड़कों पर उतरे, चौक चौराहों का दौरा किया और लापरवाह दिखे पुलिसकर्मियों को लताड़ लगाई। एसपी अजीत सिंह शेखावत ने कहा है कि नाइट डोमिनेशन अभियान के तहत औचक ड्राइव चलाया गया है। इसका मकसद आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाना और पुलिस कर्मचारियों की कार्यशैली को जांचना है। एसपी ने बताया है कि शहर के नार्को में से 2-3 नाकों पर पुलिसकर्मी गैर मौजूद पाए गए हैं। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नाइट कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूमने वालों पर भी एक्शन होगा। भिवानी में महिला पुलिस कर्मचारी ने अधिकारियों के नेतृत्व में मौके पर चौक चौराहों का वाहनों की चेकिंग की और लोगों को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाया। अंबाला में अवैध शराब का धंधा जोरों पर चल रहा है, जिसे लेकर पुलिस की कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि अंबाला के मंडोर में शराब के भरे 2 ट्रक पकड़े गए। पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने अवैध गोदाम पर छापा मारा तो बाहर से शटर बंद मिले, लेकिन अंदर जाने पर गोदाम के अंदर 2 शराब के ट्रक वहां पर पाए गए। मेरा राशन ऐप के जरिए प्रवासी लोगों को फायदा हो रहा है। ऐप के जरिए लोग देश के किसी भी हिस्से में राशन ले सकते हैं। रादौर के डिपो संचालक ने बताया कि लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है। यूपी के रहने वाले लाभार्थी का कहना है कि मेरा राशन ऐप से पहले उन्हें राशन लेने के लिए यूपी जाना पड़ता था, जिससे उनके पैसे और समय की बर्बादी होती थी, लेकिन अब उन्हें यहीं से राशन मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खोरी गांव में तोड़फोड़ का फुल प्रूफ प्लान तैयार हो गया है। ड्रोन सर्वे के बाद स्थिति क्लियर है। 6500 से अधिक अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलेगा। प्रशासन ने कार्रवाई की रणनीति बना ली है। सोनीपत में नगर निगम के कर्मचारियों पर लगे रिश्वत मांगने के आरोप के बीच जिला व्यापार मंडल संगठन ने प्रधान ने ज्वाइंट कमिश्नर और कमिश्नर से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता ने मामले की ऑडियो और सीसीटीवी फुटेज गृह मंत्री अनिल विज तक पहुंचा दी है। जिला व्यापार मंडल के पदाधिकारी एसपी और स्थानीय थाना के लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग करेंगे। सोनीपत में मोरथल रोड पर नगर निगम कर्मियों पर निर्माण कार्य नहीं गिराने की एवज में 1,50,000 रुपए मांगने का आरोप लगा था। शिकायतकर्ता ने मामले के ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। ऑडियो में नगर निगम के बिचौलिए शुरुआती स्तर पर 1.5 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, लेकिन बाद में मामला 1,30,000 में तय हुआ। ज्वाइंट कमिश्नर ने ऑडियो रिकॉर्डिंग को नकार दिया है और कहा है कि इस ऑडियो को कंफर्म नहीं किया जा सकता है कि ये सोनीपत की ही है। मामले में संलिप्तता पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग ने पुलिस के साथ मिलकर 2 कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है। बिना लाइसेंस के कॉल सेंटर चल रहे थे। टीम ने मौके से 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। कॉल सेंटर से विदेशी नागरिकों को लूटने का काम किया जा रहा था। दोनों कॉल सेंटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पुलिस ने बरामद किए। अंबाला में पुलिस ने छापेमारी कर 21 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनसे 1.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि जुए का ये सारा खेल एक घर में चल रहा था। जांच अधिकारी ने बताया है कि सूचना मिली थी कि मार्केट में काफी लोग जुआ खेल रहे हैं। उसी के आधार पर उन्होंने कार्रवाई की और आरोपियों को काबू किया। यमुनानगर में फैक्ट्री संचालक संदिग्ध हालत में लापता हो गया। फतेहपुर नहर की पटरी के पास उसकी एक्टिवा मिली और उसका कुछ सामान भी मिला।
नहर किनारे फैक्ट्री संचालक की एक्टिवा मिलने से उसे नहर में डूबने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोताखोरों की टीम भी मदद से सर्च ऑपरेशन जारी है। पलवल के हसनपुर थाना पुलिस ने राशन डिपो पर गरीबों को बांट जाने वाला अनाज पकड़ा है। पुलिस ने होडल हसनपुर रोड पर रामगढ़ गांव के पास आटा बनाने वाली बाबा आटा मिल से छापेमारी की है। पुलिस ने मिल से ट्रक चालक और कंटेनर चालक समेत मिल मालिक को गिरफ्तार किया है। साथ ही अनाज की 770 बोरियां बरामद की गई हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि थाना हसनपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि राशन को बाबा आटा मिल से उतारा जा रहा है। पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर्स का कहा गया है कि इसको आटा मिल से लेकर जाना है। पुलिस गिरफ्तार किए गए लोगों उनके मामले के शामिल लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। पानीपत में स्टडी वीजा पर लंदन भेजने के नाम पर 14 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। मामले में एसपी ने आर्थिक अपराध शाखा को जांच करने के आदेश दिए हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 56 थाना क्षेत्र में सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकले रिटायर्ड कर्नल से रास्ता पूछने के बहाने 2 बाइक सवार बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को दी शिकायत में रिटायर्ड कर्नल ने बताया है कि वो सेक्टर 55 की सोसाइटी में रहते हैं। वहीं मामले में एसीपी क्राइम ने मुताबिक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और जल्दी स्नैचर्स को गिरफ्तार किया जाएगा। अम्बाला छावनी के राय मार्केट में कपड़े की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। दुकान की दीवार तोड़कर चोर अंदर घुसे और 80,000 रुपए के साथ फरार हो गए। दुकानदार दीपक की माने तो लगभग 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मामले में पुलिस ने शिकायत दी जा चुकी है। पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एसएचओ थाना सदर विजय ने बताया है कि एचडीएफसी बैंक के एटीएम के साथ लगती दुकान है यहां, लेकिन कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि दुकान की शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर में एक मोबाइल शोरूम मालिक के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया। एक मोबाइल के एवज में शोरूम मालिक ने 46,000 रुपए ले लिए। कुछ दिन बाद मोबाइल टूटने पर शोरूम मालिक ने जब बिल देखा तो उसे जीएसटी लागू की गई थी, जबकि जीएसटी का बिल का कोई नंबर नहीं था। मोबाइल वाले से रुपए वापस मांगे तो उसने रिफंड से मना कर दिया। शोरूम मालिक रजत ग्रोवर ने मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने धोखाधड़ी सहित कई धाराओं में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद व्यापार मंडल ने कोरोना के बीच दुकानों को खोलने के समय की समीक्षा को लेकर बैठक की। बैठक के जरिए सरकार से मांग की गई है कि सरकार अब ऑड इवन वाले फॉर्मूले को खत्म कर दे। व्यापार मंडल ने मांग की है कि सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक दुकानें खोलने की मंजूरी दी जाए। साथ ही लोगों से अपील की है कि वो ऑनलाइन शॉपिंग छोड़कर लोकल व्यापारियों से सामान खरीदें। व्यापार मंडल अध्यक्ष जगदीश भाटिया ने कहा है कि क्योंकि अब कोरोना के केस बहुत कम हो चुके हैं, ऐसे में दुकानदारों को सरकार को राहत देनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि बाजारों में इन कंटेनमेंट्स के चलते भीड़ माहौल बनता है। ऐसे में कथित दुकानों पर कार्रवाई की जाए और अतिक्रमण कर रही है। सिरसा स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार वैक्सीनेशन करने में तेज गति से प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार कोरोना और ब्लैक फंगस पर पिछले कई दिनों से लगातार कंट्रोल हुआ है, लेकिन अब कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है, जिससे निपटने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सिरसा नागरिक अस्पताल में सीएमओ डॉक्टर मनीष बंसल का दावा है कि पिछले कई दिनों से सिरसा जिला में कोरोना के मरीज कम मिले हैं। जिला में 5% से कम ही कोरोना ब्लैक फंगस के मरीज हैं। गुरुग्राम में कोरोना के करीब 1,80,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं करीब 900 लोगों की सरकारी आंकड़े के अनुसार कोरोना से मौत हो गई है। अब तीसरी लहर की भी संभावना है। बताया जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों पर प्रभाव डाल सकती है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि मानसिक मजबूती होगी तो बच्चों इस बीमारी की चपेट में आने से बच सकते हैं। मनोवैज्ञानिक शौर्य गहलावत के मुताबिक बच्चों को मानसिक तौर पर और मजबूत करने के लिए उन्हें कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। बच्चों को शारीरिक तौर पर मजबूत बनाया जाए, इसके लिए उन्हें स्क्रीन से दूर रखा जाए। माता पिता को बच्चों की पूरी बात सुननी चाहिए, उन्हें कोरोना की जानकारी दें, साथ ही खाना खिलाएं, उन्हें समय पर सुलाएं। इन सभी से इम्यूनिटी भी बढ़ सकती है और तनाव खत्म होगा। कोरोना काल के दौरान हुई मौतों के बाद शमशानों में अपनों का
इंतजार अस्थियां कर रही हैं। रोहतक पीजीआई में करीब 1100 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। इसके बाद अंतिम संस्कार यहां के 2 श्मशानों में किया गया। अभी भी ऐसी 200 से ज्यादा मृतकों की अस्थियां हैं जिनके परिजन उन्हें नहीं लेने आए हैं। लॉकडाउन के चलते सामाजिक संस्थाएं भी अस्थियां प्रवाहित नहीं कर पाई। विवाद के बिसरू गांव में पिछले करीब 1 महीने से पानी की समस्या ग्रामीण झेल रहे हैं। जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन गांव में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बिसरू गांव में सबसे ज्यादा पानी की किल्लत कुरैशी मोहल्ला में है। गांव की महिलाओं और बच्चों को सारा दिन दूर दराज इलाकों में पानी भरने के लिए जाना पड़ता है। बिसरू गांव के जन स्वास्थ्य विभाग ने करोड़ों रुपए की पाइपलाइन को तो बिछा दी है, लेकिन घरों में कनेक्शन नहीं होने की वजह से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। अभी हरियाणा के लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलेगी। भिवानी के मौसम विभाग ने अधिकारियों का कहना है कि अभी गर्मी और सताएगी। 13 जून के बाद और ज्यादा गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 28 जून के बाद लोगों को राहत मिलेगी। 28 जून के बाद मानसून हरियाणा की ओर दस्तक देगा, जिसके लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। गुरुग्राम में प्रेमी से तंग आकर 22 वर्षीय युवती ने होटल के पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी है। कहा है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया। परिजनों का आरोप है कि जब युवती गर्भवती हो गई थी तो उसको आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर सिटी गुरुग्राम में बेटी ने पिता पर दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला बीती 8 जून को डीएलएफ फेज 3 का है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर दिया है। जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आरोप है कि बाप अपनी बेटी को नौकरी का झांसा देकर पहले होटल में ले गया था और फिर बेटी को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने शिकायत में यह भी कहा है कि कलयुगी बाप ने न सिर्फ उसके साथ दुष्कर्म किया है, बल्कि उस शर्मनाक वारदात का अश्लील वीडियो भी बना लिया। तेल कंपनियों ने फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। भारतीय बाजार में पेट्रोल का रेट 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल का भाव 23 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। तेल कीमतों में हुए बदलावों के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुकी है और डीजल 86 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है। मुंबई में पेट्रोल 101 रुपए के पार पहुंच चुका है। दिल्ली के लाजपत नगर में कपड़े के शोरूम में आग लग गई। आपको बता दें कि आग की सूचना मिलते ही 30 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक सेंट्रल मार्केट में केएफसी के पास कपड़े के शोरूम में आग लगने की घटना सामने आई। आग के भीषण लपटें देखकर आसपास के लोगों में अफरा-तफरी का माहौल मच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल माध्यम से G7 शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी G7 के शिखर सम्मेलन के संपर्क सत्रों में डिजिटल माध्यम से भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने पिछले महीने ही कहा था कि पीएम मोदी देश में कोरोना वायरस महामारी की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रिटेन नहीं जाएंगे। G7 समूह में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल हैं। G7 के अध्यक्ष होने के नाते ब्रिटेन ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है। बताया गया है कि पीएम मोदी 3 मुद्दों पर भाषण देने जा रही हैं। उस लिस्ट में कोरोना काल में कैसे मजबूती से वापसी की जाए और कैसे हरित पर्यावरण बनाया जाए जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। यूपी चुनाव से पहले मोदी मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव हो सकता है। आपको बता दें कि 13 जून को केंद्रीय कैबिनेट में विस्तार की संभावना जताई जा रही है। सुशील मोदी, चिराग पासवान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुप्रिया को जगह मिल सकती है। कई मंत्रियों के काम की पीएम समीक्षा कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम आवास पर मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की गई। अब तक 3 समूहों के कामकाज का जायजा लिया जा चुका है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। बीते साल मार्च में भी विस्तार का मंथन हुआ था, लेकिन कोरोना और चुनाव के चलते विस्तार टल गया था।